हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 का एक छोटा सा टॉपिक प्रकृति के मूल बल समझने जा रहे हैं। क्योंकि कोविड के कारण जो कक्षा 11 का सिलेबस है वो कम कर दिया गया है और अपने पहले चैप्टर में केवल प्रकृति के मूल बल टॉपिक को रखा गया है, तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में समझेंगे। प्रकृति के मूल बल को समझने से पहले अपने समझते हैं बल क्या चीज होता है। हमने छोटी कक्षा में बल के बारे में पढ़ा होगा। आपने छोटी कक्षा में बल के बारे में पढ़ा है कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल कहलाता है। जैसे मेरे पास कोई एक वस्तु है, इसको अपने इस दिशा से अगर इसको बल लगाया जाता है तो क्या होगा, इसमें विस्थापन होगा। तो वस्तु में वह कारक जिससे वस्तु में विस्थापन आ जाए तो वह कारक क्या है, बल। यानी बल से किसी वस्तु में विस्थापन आ जाता है। दूसरा, बल लगाने से वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है। तो वह कारक जिससे किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए या उसमें विस्थापन हो जाए तो वह कारक है, बल। बल का मात्रक क्या होता है? बल का एमपीएस या एसआई पद्धति के अंदर मात्रक है वो न्यूटन होता है, और जो सीजीएस मात्रक पद्धति है उसके अंदर इसका मात्रक डाइन है। अभी हम अगले चैप्टर में मात्रकों की जो पद्धति है उसके बारे में पढ़ेंगे। एमपीएस क्या होता है, सीजीएस कौन सी मात्रक पद्धति है, और 1 न्यूटन के अंदर 10 की पावर 5 डाइन है। तो बल के बारे में सामान्य सी जानकारी हमें होनी चाहिए। किसी वस्तु वह कारक जिससे वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाएगा, उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन एमकेएस पद्धति के अंदर और सीजीएस पद्धति के अंदर इसका मात्रक डाइन। ये इन दोनों में रिलेशन होता है। अब अपने का जो मुख्य टॉपिक है उस पर चलते हैं, प्रकृति के मूल बल। यानी प्रकृति के अंदर जो मुख्य रूप से बल है वो कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार वस्तुओं पर लगते हैं, क्या उनके गुण है, उसके बारे में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रकृति के जो मूल बल है उनमें पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा अपने पास है दुर्बल नाभिकीय बल। इसके अलावा भी बहुत सारे बल जो है प्रकृति के अंदर होते हैं, जैसे घर्षण बल है, अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। लेकिन हमें इस टॉपिक के अंदर केवल इन 4 बलों के बारे में पढ़ना है। आगे जैसे जैसे चैप्टर में बढ़ेंगे तो अन्य बलों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें पहले जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल, उसको समझते हैं वो क्या होता है, किस प्रकार ये वस्तु पर कार्य करता है। हम दैनिक जीवन में इस बल के बारे में अनुभव करते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को धरातल से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह वस्तु अपने आप नीचे की ओर आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वह जो वस्तु है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो इसको अगर एक सूत्र के रूप में समझा जाए तो न्यूटन ने उसका एक फॉर्मूला दिया था। मानते हैं कि कोई 2 वस्तु है ब्रह्मांड में कहीं स्थित है। पहली वस्तु का द्रव्यमान m1, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2, और ये परस्पर r दूरी पर स्थित है। यानी ब्रह्मांड में कहीं भी 2 वस्तु स्थित है, उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का कैलकुलेट करके देखते हैं उसका मान कितना होगा। इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना होगा। तो न्यूटन ने बताया कि अगर 2 पिंड है और परस्पर r दूरी पर स्थित है तो उनके मध्य जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है वो 2 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, जो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती होगा। दूसरा, दूरी के वर्ग के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर इन दोनों समीकरणों को ऐड कर दिया जाए तो अपने पास जो समीकरण प्राप्त होगी F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर यहां से ये निशान हटाया जाए तो अपने पास जो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला प्राप्त होगा। यहां पर G सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। इसका मतलब G का मान सभी जगह एक जैसा होगा। तो कितना होगा 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक में ब्रह्मांड में कहीं भी कोई वस्तु स्थित है उसके बीच में अगर गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकाल रहे हैं तो G हमेशा कितना रहेगा 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो जो बल है वो किन बातों पर निर्भर करता है। G तो यहाँ पर कांस्टेंट है m1 m2 यानी वस्तु के द्रव्यमान पर जो दो वस्तु आपने लिए और बीच की दूरी की। तो दूरियां इसमें व्युत्क्रमानुपाती होती है अर्थात दूरी ज्यादा होगी तो बल का मान क्या होगा कम होगा और दूरी कम होगी तो बल का मान ज्यादा होगा। और द्रव्यमान के समानुपाती होता है मतलब वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा और द्रव्यमान कम होगा तो वस्तु का जो लगने वाला बल है वो भी कम होगा। अब बात करते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल है इन दो वस्तुओं पर कार्य कर रहा है और मुख्य मुख्य जो गुण है सबसे महत्वपूर्ण जो गुरुत्वाकर्षण बल का गुण मान लो ये इसके बारे में कहा जाए ये प्रकृति का सबसे दुर्बल बल है। प्रकृति का सबसे दुर्बल बल मतलब जो अपने चार बल उनमें सबसे कमजोर बल कौन सा होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा इसकी परास बहुत अधिक होती है। परास का मतलब जो दो वस्तु अपने मार रहे हैं उनकी दूरी बहुत अधिक अपने ले सकते हैं। मतलब एक वस्तु यहाँ है एक वस्तु किसी दूसरी जगह तो उन दोनों के बीच में ये गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। रेंज का मतलब है जहां पर वह एरिया जहां पर ये गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करे तो इसकी रेंज बहुत ज्यादा होती है मतलब दूर दूर स्थित वस्तुएं भी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। तीसरा इसमें आकर्षण की प्रकृति होती है यानी गुरुत्वाकर्षण हमेशा वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है प्रतिकर्षित कभी भी नहीं करेगा। तो ये इसकी मुख्य मुख्य बातें अपने देखते हैं जैसे पृथ्वी के चारों चंद्रमा गति कर रहे हैं बहुत सारे उपग्रह पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहे ग्रहों की गति है ये सभी किसी कारण नियंत्रित होती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नियंत्रित होती है। नेक्स्ट अपने पास आता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल नेक्स्ट अपने पास है विद्युत चुंबकीय बल। तो इसकी परिभाषा देखी जाए तो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो विद्युत चुंबकीय बल। अब इसमें ये दो प्रकार से आवेशों के मध्य कार्य करता है। अगर आवेश स्थिर है तो उनके मध्य स्थिर विद्युत बल कार्य करेगा। और यदि आवेश गतिशील है तो उसके कारण से चुंबकीय बल कार्य करेगा। इसकी विस्तार से चर्चा अपने कक्षा 12 में करेंगे किस प्रकार से आवेशों की प्रकृति
और आवेश स्थिर है तो स्थिर विद्युत बल का पूरा चैप्टर वहाँ पढ़ेंगे। अपनी गतिशील आवेशों के लिए चुंबकीय बल किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, इसका भी अपने पूरा अध्ययन कक्षा 12 में करेंगे। यहाँ पर केवल विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, किस प्रकार किसके बीच में ये कार्य करता है, उसके बारे में जानना। तो आवेशों के मध्य ये बल कार्य करता है। तो कूलॉम ने इसका नियम दिया कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है वो कितना होगा। तो माना दो आवेश Q1 Q2 है और इसकी दूरी r है। जिस प्रकार न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का जो नियम आपको जो दिया था, उसी प्रकार आवेशों के लिए कूलॉम ने एक नियम दिया। तो इसका मान क्या होगा, इस बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। दोनों को ऐड कर दिया जाए तो जो बल है उसका मान Q1 Q2 और R स्क्वायर और समानुपाती निशान हटा दिया जाए तो F जो है वो कितना आएगा कि Q1 Q2 और R स्क्वायर। तो आवेशों के मध्य अगर बल की गणना करना है तो इस फॉर्मूले से कर सकते हैं कि यहाँ पर समानुपाती नियतांक है जिसका मान 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अगर इस मात्रा को आपने निकालना चाहिए तो इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा बल अपने पास विद्युत चुंबकीय बल जो कि आवेश स्थिर होने पर अपने को विद्युत बल दिखाता है। आवेश गतिशील है तो कौन सा बल अपने प्राप्त होता है, चुंबकीय बल। अब इसमें कौन से होते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर हमने देखा ये आकर्षण की प्रकृति रखता है, लेकिन आवेशों के मध्य अपने आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। जैसे दो धनावेश या दो ऋणावेश होते लेते हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण की प्रकृति होती है और दो आवेश अगर विपरीत प्रकृति के हैं उनके मध्य आकर्षण की प्रकृति होती है। यानी गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण की प्रकृति रखता है, लेकिन विद्युत चुंबकीय बल के अंदर यानी आवेशों के अंदर प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों होता है। प्रतिकर्षण कब होगा, जब विपरीत एक जैसे आवेश होंगे और विपरीत आवेश होने पर क्या होगा, उनमें आकर्षण होगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति का ध्रुवल बल है, इस बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से थोड़ा ज्यादा होता है और इस बल की परास भी बहुत अधिक होती है। मतलब दूर दूर आवेश अगर स्थित है उनके मध्य भी विद्युत चुंबकीय बल कार्य करते हैं। नेक्स्ट अपने पास है प्रबल नाभिकीय बल। अब ये बल क्या होता है, इस प्रकार ये कार्य करता है। देखते हैं, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया, आप समझ गए होंगे ये किसका है, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के अंदर जो बीच का भाग है वो क्या कहलाता है, नाभिक, और इसकी रेंज कितनी होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी बहुत ही छोटा साइज इसका होता है। इसके अंदर कौन कौन से कण जो पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसकी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है, इस नाभिक के अंदर जो कण पाए जाते हैं उन कणों को जो बल बांधे रखता है वो क्या कहलाता है, प्रबल नाभिकीय बल। अब ये प्रकृति का सबसे जो मजबूत या प्रबल बल को कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम रेंज के अंदर कार्य करता है। जैसे इस नाभिक के अंदर अभी हमने विद्युत चुंबकीय बल के बारे में पढ़ा, अगर दो एक जैसे आवेश जैसे प्लस और प्लस धनावेश तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, प्रोटॉन है वो उस पर धनावेश होता है। तो इस नाभिक के अंदर अगर दो प्रोटॉन है तो उन दोनों पर आवेश क्या होगा, प्लस का। तो इन दोनों को एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना चाहिए और ये प्रतिकर्षण कर नाभिक से बाहर चले जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इन कणों पर जो बल कार्य कर रहा है वो कौन सा है, प्रबल नाभिकीय बल। यानी ये बल इन कणों को बांधे रखता है, यानी विपरीत प्रकृति होते हुए भी ये
जो प्रोटॉन है पास पास रह रहे हैं, उसका कारण क्या है? प्रबल नाभिकीय बल। और इसकी रेंज, जैसे हमने गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकीय बल में देखा, भी आवेश दूर दूर स्थित है तो भी उनमें जो बल कार्य करता है, लेकिन इसकी रेंज बहुत ही कम होती है। ये नाभिक के अंदर अंदर ये बल कार्य करता है, बाहर के कणों पर ये बल कार्य नहीं करता। तो इसकी रेंज कितनी है? 10⁻⁻15 मीटर, बहुत ही छोटी सी रेंज में ये बल कार्य करता है। और नाभिक के कणों यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कणों के मध्य ये बल लगता है। तो तीसरा अपने पास था प्रबल नाभिकीय बल। नेक्स्ट और लास्ट अपने पास है दुर्बल नाभिकीय बल। और ये बल क्या होता है? प्रकृति के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जैसे रेडियोएक्टिव पदार्थ, जो कि स्वतः विकसित होते रहते हैं, यानी अपने आप टूटते रहते हैं। उनमें से, उन पदार्थों में से अल्फा, बीटा, गामा इस प्रकार किरणें या कण जो है वो निकलते रहते हैं। तो उन पदार्थों को जो ये कण निकलते हैं, उनके मध्य जो बल कार्य करता है वो है दुर्बल नाभिकीय बल। यानी जैसे कोई पदार्थ है, इनमें ये अपने आप टूटते रहते हैं, इनमें अल्फा, बीटा, गामा कण इस प्रकार के कण निकलते हैं। और जो पदार्थ के मूल कण है, और ये जो जैसे इनमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो इस प्रकार के जो कण है वो निकलते हैं। तो इन कणों और जो ये पदार्थ है उसके मूल कणों के मध्य ये दुर्बल नाभिकीय बल कार्य करता है। ये सबसे, इसका मान भी कम होता है, इसलिए ये दुर्बल नाभिकीय बल कहलाता है। तो प्रकृति के अंदर जो सबसे मजबूत बल है वो है प्रबल नाभिकीय बल। अब इन चारों बलों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। चारों बलों की अगर तुलना की जाए तो यदि गुरुत्वाकर्षण बल को 1 मान लिया जाए तो दुर्बल नाभिकीय बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻25 गुना, विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल का 10⁻38 गुना, और प्रबल नाभिकीय बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल के 10⁻38 गुना होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो प्रबल नाभिकीय बल, इसका बल का मान सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम किसका मान होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान। तो प्रकृति के अंदर जो मुख्य रूप से हमने इन 4 गुणों की चर्चा की, गुरुत्वाकर्षण बल जो कि ब्रह्मांड में स्थित किसी भी 2 वस्तुओं के बीच कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय बल आवेशों के कारण लगने वाला बल, और नाभिकीय बल जो है वो नाभिक के अंदर स्थित जो कणों के मध्य लगने वाला बल, और दुर्बल नाभिकीय बल जो है वो रेडियोएक्टिव पदार्थ जैसे विकटन से निकलने वाले कणों और मूल कणों के मध्य लगने वाला बल है। तो इस वीडियो में हमने प्रकृति के जो मूल बल है उसके बारे में चर्चा की। आगे की वीडियो में हम कक्षा 11 का जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें मात्रक एवं मापन के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।